Hello friends, welcome back. Today we'll start with election and representation, which is the third chapter in our book. See, हमने अभी तक बात की कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, फिर हमने राइट्स की बात की लास्ट चैप्टर में. अब हम बात करेंगे द इम्पोर्टेंस ऑफ इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन. देखिए, इस बाय द एंड ऑफ दिस चैप्टर certain concepts will be clear, like what are the different methods of elections, and characteristics of system of election adopted in a country, importance of provisions of free and fair elections, and what are the debates about the reforms which are to be introduced in the system. अगर हम बात करें इलेक्शंस की और डेमोक्रेसी की, तो देखिए, डेमोक्रेसी जो है, इट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट इलेक्शंस. और ये एक तरह से आप कह सकते हैं द टू साइड्स ऑफ वन कॉइन. बिना इलेक्शंस के डेमोक्रेसी पॉसिबल नहीं है और बिना डेमोक्रेसी के इलेक्शंस भी पॉसिबल नहीं है, बट प्रोवाइडेड कि वो फ्री एंड फेयर तरीके से हों. सो हियर आर वी बिगिन आवर डिस्कशन विद टू क्वेश्चंस हियर इन द चैप्टर. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? माय आंसर टू दिस is that we cannot have democracy without holding elections, because election ensures the participation of the people. And can we hold election without having democracy? तो हम अगर डेमोक्रेसी नहीं होगी तो हम अगर इलेक्शंस भी हम अगर फ्री एंड फेयर कंडक्ट करना चाहते हैं वो भी नहीं हो सकते. ठीक है. अब अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो वी कैन हैव डेमोक्रेसी. कैन वी हैव डेमोक्रेसी विदाउट होल्डिंग इलेक्शंस? अब इलेक्शंस कराना बड़ी कंट्रीज़ में लाइक इंडिया, ये कोई आसान काम नहीं है. ऑल सिटीजन कैन नॉट टेक पार्ट डायरेक्टली इन ऑल द इन द इलेक्शंस. देयरफॉर हम क्या करते हैं, हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को इलेक्ट करते हैं और वो रिप्रेजेंटेटिव हमारे बिहाफ पर गवर्नमेंट को चलाते हैं. राइट. सो अब इसका अदर दूसरा अल्टरनेटिव क्या है कि जो डेमोक्रेसी है वो दो तरह से प्रैक्टिस की जा सकती है. एक तो इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी जहाँ पर हम अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को चुनते हैं और वो गवर्नमेंट चलाते हैं, और दूसरा है कि डायरेक्टली जहाँ पर हम एज सिटीज़न ही पार्टिसिपेट करते हैं इन द पॉलिसी मेकिंग एंड लॉ मेकिंग. बट ये जो डायरेक्ट डेमोक्रेसी वाला कॉन्सेप्ट है, ये उन कंट्रीज़ में सक्सेसफुल हो सकता है, कि उस लेवल पे सक्सेसफुल हो सकता है जहाँ पर पॉपुलेशन कम हो. बट इन अ कंट्री लाइक इंडिया इट इज़ नॉट पॉसिबल बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इट्स पॉपुलेशन. तो हम भी डायरेक्ट डेमोक्रेसी प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपके लोअर लेवल पर, जैसे कि आपकी ग्राम सभा, ग्राम पंचायत है, उस लेवल पर हम कह सकते हैं कि डायरेक्ट डेमोक्रेसी हम प्रैक्टिस करते हैं. Right. Second part of the question reminds us of the fact that not all elections are democratic. सारे elections हम कह दें हम कि elections हैं तो democracy है, ये भी बड़ा fair नहीं होगा, क्योंकि election जब तक free and fair नहीं होंगे तब तक उस इलेक्शन का कोई मतलब नहीं है. हमको वोट डालने के लिए भेजा जा रहा है, लेकिन जो हम वोट डाल रहे हैं वो अपनी मर्ज़ी से, हम डाल अपनी मर्ज़ी से रहे हैं, या किसी और को ही रहा है, या कोई प्रेशर है आपके ऊपर, या कोई डर है, तो वो इलेक्शन फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं होगा. तो ये भी होना बहुत ज़रूरी है कि अगर इलेक्शन कंडक्ट कराए जा रहे हैं तो इस इलेक्शन हैज़ टू बी फ्री एंड फेयर. नाउ अब बात आती है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कि अब हम इलेक्शंस अगर हैं तो इलेक्शंस में एलिजिबल हु इज़ गोइंग टू बी द वोटर. कौन एलिजिबल वोटर होगा, कौन इलेक्शन कंटेस्ट कर सकता है, और जब ये इलेक्शंस होंगे तो इसको फ्री एंड फेयर इंश्योर करने के लिए इसको एक सुपरवाइज कौन करेगा, एंड जो हाउ डू द वोटर्स चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव्स. अपने इलेक्शंस में अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोटर चूज़ कैसे करेंगे. हाउ आर द वोट्स टू बी काउंटेड एंड रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड. वोट्स को काउंट कैसे करेंगे, ये सारा अरेंजमेंट जो है ये कैसे होगा. इन सब क्वेश्चंस का आंसर जो है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन देता है. मतलब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब क्वेश्चंस के आंसर हैं. कौन वोट करेगा, कौन इलेक्शन लड़ेगा, फ्री एंड फेयर कौन इंश्योर करेगा, वोट्स कौन काउंट करेगा, एट्सेट्रा एट्सेट्रा. दीज आर ऑल क्वेश्चंस आर आंसर्ड इन डिटेल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. अब बात करते हैं इलेक्शंस की. अगर हम बात करें हमारे इलेक्शंस की, तो हमारे जो इलेक्शंस हैं, आपने सुना भी होगा कि किस तरह से हमने एक टाइम फिक्स किया हुआ, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में एक टाइम फिक्स किया हुआ कि हर 5 साल के बाद इलेक्शंस होंगे और उसमें जो हम लोग जो है सिटीज़न ऑफ इंडिया अबव 18 ईयर्स जाएंगे और वोट डालेंगे, और हमारी वोट्स के बेसिस पर जो है वो हमारे रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट होंगे. ये एक नॉर्मल प्रोसीजर की मैं बात कर रहा हूँ. लेकिन जब हमारे इलेक्शन इंडिया में होते हैं या दुनिया में जहाँ पर भी होते हैं, बेसिकली 2 मेथड्स इलेक्शंस के इस्तेमाल किए जाते हैं. तरीका कि किस तरह से वोटर वोट डालेंगे और उनकी वोट का क्या वैल्यू होगा.
ठीक है, तो दो तरीके क्या हैं, एक है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर हम पहली बात करें दैट इज़ फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। बड़ा सिंपल मेथड है जो कि हम प्रैक्टिस करते आए हैं और हर जगह पर हम जनरली भी अगर हम कहीं इलेक्शंस की बात करते हैं तो हम इसी मेथड का इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अगर आप क्लास इलेक्शंस की बात करें, मान लीजिए आपकी क्लास में इलेक्शन कर रहे हैं आप क्लास रिप्रेजेंटेटिव के लिए, तो आप मान लीजिए 3 कैंडिडेट्स हैं ए बी सी, और उनमें और वहाँ पे 50 की स्ट्रेंथ है क्लास में, तो हम कहते हैं कि जी वोट वोट डालें। तो 50 वोटर्स में से लेट्स से 20 वोट्स ए को पड़े, 25 बी को पड़े और 5 सी को पड़े। तो इसमें मेजॉरिटी वोट किसको मिला, सबसे ज़्यादा वोट किसको मिला? इन दिस केस द मेजॉरिटी वोट गोज़ टू बी, 25 वोट्स, तो वो विनर है। ये जो मेथड है जिसमें हम जितने भी कैंडिडेट्स होते हैं उनमें सबसे ज़्यादा वोट किसको मिले वो विनर हो जाता है, दिस सिस्टम इज़ कॉल्ड द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। अगर हम हमारी अपनी लोकसभा के इलेक्शंस की बात करें, एक डाटा दिया है 1984 का, कांग्रेस पार्टी केम टू पावर बाय विनिंग 450 आउट ऑफ 543 सीट्स एंड मोर देन 80% ऑफ द सीट्स। सच अ विक्ट्री was never achieved by any party in Lok Sabha. What did this election shows? एक एग्जाम्पल दिया, 543 लोकसभा सीट्स में से 415 अकेली कांग्रेस को मिल गई। तो ये क्या दिखाता है? देखिए अब इसमें सीधा ये सिस्टम तो क्लियर हो गया कि जी मेजॉरिटी जो है वो जीतती है, जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिले वो जीतते हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी को जो वोट्स मिले दे वर एक्चुअली नॉट इन प्रोपोर्शन ऑफ द वोट्स दे स्कोर्ड। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे सिस्टम की। दूसरा सिस्टम हमारा है पीआर सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम जो है वो कुछ कंट्रीज़ में, हमारी कंट्री में भी हम फॉलो करते हैं बट नॉट एट ऑल लेवल्स। पीआर सिस्टम भी हम इसको शॉर्ट में बोल देते हैं। इस सिस्टम में क्या होता है, इसके दो वेरिएंट्स हैं बेसिकली। एक वेरिएंट जो इज़राइल और नीदरलैंड में प्रैक्टिस किया जाता है, इसमें क्या करते हैं, पूरी कंट्री को एक कॉन्स्टिट्यूंसी मानते हैं। मतलब पूरी कंट्री में एक ही कॉन्स्टिट्यूंसी होगी, सब वोटर्स अपनी वोट डालेंगे और जितनी भी ए बी सी पार्टीज़ हैं, तो जितने परसेंट वोट किसी पार्टी को मिलता है उसी प्रोपोर्शन में उसको सीट्स मिल जाएंगी नेशनल असेंबली में। सपोजिंगली मान लीजिए देयर इज़ अगेन एक एग्जांपल लेते हैं, 3 पार्टीज़ हैं ए बी सी, और ए बी सी में से ए पार्टी को जो टोटल वोट्स पड़ी उस पूरी कंट्री में वो पड़ी 50%, बी को पड़ी 25% और सी को भी पड़ी 25%। तो इसमें क्या होगा, अकॉर्डिंग टू पीआर सिस्टम इन द फर्स्ट वेरिएंट 50% ऑफ द सीट्स, मान लीजिए अब उस कंट्री की जो लेजिस्लेचर है, जो नेशनल असेंबली है, उसमें भी 100 सीट्स हैं। 100 सीट में से 50% वोट्स उनको मिली थी, तो 50% सीट्स ए पार्टी को मिल जाएंगी, 25% बी को मिल जाएंगी और 25%